नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार पुनः हम उपस्थित हुए हैं अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम के तहत। देखिए, इसमें जो है अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी वो आधुनिक भारत से चल रही थी, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ क्लासेस करवा भी दी हैं। अब हम जो है वो एंशियंट इंडिया में आए हैं और प्राचीन भारत से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें देखिए कुछ पीवाईक्यू तो है ही हैं, साथ ही साथ कुछ संभावित क्वेश्चंस को भी हम इसमें देखेंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि इस टॉपिक से यदि आपको प्रश्न बन रहा है परीक्षा में तो आप करने में सफल रहें। तो आइए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं निम्न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर बताएं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, पशुपालन के बारे में बताना है। और इसमें जो लोग बता रहे हैं मध्य पाषाण काल, वो एकदम सही है, इसका उत्तर मध्य पाषाण काल ही होगा। और थोड़ी सी इसकी आप व्याख्या देखें। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मतलब जो ये आपका नौ पाषाण काल के जो पहले का काल है मध्य पाषाण काल, वहीं जो है उसके अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। भारत में आदमगढ़ बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से इसके प्रमाण मिले हैं। ये जो प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है तो इसके जो प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश। देखिए, ये स्थल और ये प्रदेश का नाम याद रखिए क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है। और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से है। तो ये चलिए हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ से? वीरभानपुर, महदहा से, लेखैया से, चौपानी, मांडो से। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। और देखिए, कमेंट सभी लोग करिएगा, ये नहीं है कि सर लाइव नहीं है तो कमेंट नहीं। जैसे आप लोग पहले पार्टिसिपेट करते थे पूरे मनोयोग के साथ, वैसे ही पार्टिसिपेट करना है क्योंकि परीक्षा भी आपकी बहुत करीब आ गई है। और इधर आरओ है, एपीएस है, फिर जल्दी ही पीसीएस की परीक्षा होगी इस बार, फिर बीओ है, एलटी है। तो लगातार परीक्षाओं की झड़ी लगने वाली है। यदि आप लोग थोड़ा सा शिथिल हैं तो शिथिलता छोड़िए और 2-4 महीना लग करके इसको कर लीजिए। तो चलिए इसमें बताइए, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा महदहा। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें कि मध्य पाषाण कालीन महदहा। देखिए, अब ये महदहा पूछा जा सकता तो ये कब का है? मध्य पाषाण कालीन है। महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। महदहा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछेगा कि कहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए, तो महदहा से। महदहा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में। और सराय नाहरलाट, देखिए एक साइट ये भी है एंशियंट साइट, ये सराय नाहरलाट प्रतापगढ़ में ये भी है। और यहाँ से भी अल्प मात्रा में पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है। तो चलिए हमारा 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न पे आइए। नौ पाषाण काल के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करें। नौ पाषाण काल तक आते आते लोग पालिशदार प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे। उत्तनूर, कोडेक्कल और कुपगल जैसे नौपाषाणिक स्थलों से राख के अनेक टीले मिले हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग होने लगा था। देखिए, ये नौपाषाण काल के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। आपको कूट के माध्यम से बताना है कि 1 सही है, 1 2 सही है, कि 1 3 सही है, कि 1 2 3 सही है, कि डी 2 3 सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। कमेंट में इसका उत्तर बताएं। नौपाषाण काल के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड में सभी कमेंट करिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है।
इसका उत्तर 1 2 3 तीनों सही है। देखिए, 9 पाषाण काल तक आते आते पालिशदार प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग लोग करने लगे थे, एकदम सही स्टेटमेंट है। और ये जो दक्षिण भारत में उत्तनूर है, कोडक्कल है, कुपगल है, जैसे 9 पाषाणिक स्थलों से राख के अनेक टीले मिले हैं, ये भी सही है। और आप सभी जानते होंगे कि इसी 9 पाषाण काल में बर्तन बनाने के लिए जो चाक का प्रयोग है, देखिए मृदभांड तो पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन जो चाक से बनाए जाते थे, चाक निर्मित मृदभांड, वो 9 पाषाण काल से ही हैं। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देख लें। 9 पाषाणिक लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, विशेष तौर पर पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ियों का। मतलब इनके जो पॉलिशदार औजार थे उसमें भी क्या थी, जो पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ियां होती थी वो होती थी। और पत्थरों को खूब पॉलिश करके खूब धारदार बनाते थे, क्योंकि इनका जो मतलब सारी इनका जो था वो आखेटक थे, शिकारी लोग थे शिकार करने के लिए। और दक्षिण में जो है उत्तनूर, कोडक्कल एवं कुपगल से राख के टीलों के अवशेष मिलते हैं। इस काल तक आते आते मृत भांडों के निर्माण के लिए चाक का प्रयोग होने लगा था। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। और ठीक है, अगले प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी लोगों की बहुत भारी डिमांड थी कि सर आरओ का जो है एग्जाम बहुत करीब आ गया है और समृद्धि टीम भी कुछ इसके लिए प्रयास करे। तो देखिए, समृद्धि ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और बहुत ही कम कीमत पे प्रयास किया है। देखिए, हमारा जो इस तरीके से प्रयास होगा कि हम डेली आपको जो है वो 50 क्वेश्चन का क्यूज करवाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, हिंदी होगी और कुछ उसमें संभावित प्रश्न भी रहेंगे। साथ ही साथ हम 50 क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको देंगे, जो हिंदी भी रहेगी, उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा और संभावित सेक्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी बहुत संभावना है आगे एग्जाम में पूछे जाने की। तो कुल मिला जुला करके जो हमारा अभी टेस्ट शुरू हो गया है, पहला टेस्ट हमारा जो है वो 15 अक्टूबर से था और ये चलेगा 25 अक्टूबर तक, सॉरी 25 जनवरी तक। मतलब ये जो 100 दिन का जो आपका टेस्ट है, इस 100 दिन में हम प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन के माध्यम से करीब करीब 10,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और 5,000 क्वेश्चन, सॉरी 10,000 में 5,000 तो क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करवा देंगे और 5,000 क्वेश्चंस का आपके पास पीडीएफ रहेगा। उस 5,000 क्वेश्चन में सोचिए जीएस के भी संभावित प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर्स आपका संपूर्ण रहेगा, हिंदी पूरी हिंदी रहेगी, उसका आपका पीडीएफ रहेगा विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी व्याख्या भी दी रहेगी। तो आपको केवल समय समय पर डेली जो है उसकी प्रैक्टिस करके रखनी है और विश्वास मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इसकी जो फीस है, बहुत लोग मार्केट में हैं जो इसके लिए 4,000, 3,000, 2,000 के नीचे तो मैंने किसी की फीस ही नहीं देखी, लेकिन अभी जो हमारी फीस है वो मात्र 499 रुपए है। और ये हालांकि सीमित समय तक के लिए, क्योंकि वाकई में इतना मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा भी होता है, संस्थान काफ़ी खर्चा भी कर रहा है। तो ये हमारे आरंभिक कुछ बच्चों के लिए है और ये 1-2 दिन ही ये रहेगा, उसके बाद फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। जो हमारा एक्चुअल फीस है वैसे 999 है, लेकिन अभी चूंकि हम शुरुआत की है तो शुरुआत में कुछ बच्चों के लिए ऑफर है 499 का। तो आप लोग जो है इसका लाभ उठाएं और जुड़े। और विश्वास मानिए कि 499 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप मार्केट में तुलना करके भी देख लीजिएगा, बहुत सस्ते में हम प्रोग्राम ला रहे हैं। और हमारा जो है वो डेमो भी आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 7303007507। इस पे जो है आप कॉल करके हमारी टीम से जो है इसका पीडीएफ मांग सकते हैं और आप वहां से प्रश्न को भी देख लें कि किस लेवल का प्रश्न है। तो ठीक है, एक अवसर आप लोग समृद्धि टीम को भी दीजिए और विश्वास करिए कि समृद्धि आपके साथ आपसे ज़्यादा परिश्रम करेगी, बशर्ते आप बने रहिए साथ में। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है ये मिलाने वाला है और इसमें आपको देखना है कि लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धौलावीरा से, और इसको जल्दी से आप लोग मिलाइए और इसका उत्तर दीजिए। जल्दी से आप लोग बताइए। लोथल जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीवाड़ा, धौलावीरा पकी मिट्टी की बनी हल्की प्रकृति, बनावली साइन बोर्ड।
चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, जो हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से कई प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे गुजरात के लोथल से। अब ये लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के लोथल से क्या मिला है? गोदी बाड़ा मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर जो कालीबंगा है, जो आपके राजस्थान में कालीबंगा है, यहां से क्या है? जुता हुआ खेत मिला है। और धौलावीरा जो गुजरात से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसे साइन बोर्ड भी कहा जाता है। और बनावली जो हरियाणा में है, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चारों हमने इसलिए यहाँ करवा दिया कि इससे अलग अलग भी पूछता है कि दे देगा कि कहाँ से मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, कहाँ से ये मिला है, बनावली से पक्की मिट्टी के जो हल की प्रतिकृति है वो कहाँ से मिली है, या साइन बोर्ड कहाँ से मिला है। तो ये इसका ध्यान रख लीजिए। और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका PDF हम डलवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देखते रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइए जल्दी से। अपने नगर नियोजन के लिए, व्यापार वाणिज्य की उन्नत दशा के लिए, मातृ देवी की उपासना के लिए, उद्योगों में लोहे की उपयोगिता के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 2 सही है, केवल 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त सभी सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 नंबर। और देखिए 5 नंबर में जिन लोगों ने बी बताया है वो एकदम सही बता रहे हैं कि अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी ही जाती है। इसकी जो ये नगर नियोजन की जो पद्धति है वो आज भी अनुकरणीय है, आज भी एक मॉडल के तौर पर हमारे लिए काम करती है। व्यापार वाणिज्य की उन्नत दशा थी, एकदम सही बात है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मूल था वो व्यापारी ही लोग थे। और मातृ देवी की उपासना के लिए, ये भी सही है कि मातृ देवी की उपासना भी ये लोग करते थे। देखिए, उद्योगों में लोहे की उपयोगिता के लिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहे की जो साक्ष्य मिलते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के काफी बाद के हैं, वो जाकर के उत्तर वैदिक काल में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लें कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए वर्तमान में भी अनुकरणीय है। व्यापार वाणिज्य भी उन्नत दशा में था। सैंधवकालीन नगरों से मातृ देवी की उपासना के भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता कांस्य युगीन थी। देखिए, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी? वो कांस्य युगीन थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो अगर हड़प्पा सभ्यता में लोहे की बात आ रही है तो स्टेटमेंट खुद गलत हो जा रहा है। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी। जल्दी से आप लोग बताएं। कालीबंगा, आलमगीरपुर, हुलास, सनौली। और जिन्होंने मन से अभी पीछे ही व्याख्या को देखा होगा तो उनको ये उत्तर करने में एकदम दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने 1 2 स्थल को पीछे भी डिस्कस किया है। जल्दी बताइए कि कौन से उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? कालीबंगा, आलमगीरपुर, हुलास, सनौली। आप लोग सभी कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। 6 नंबर। 6 नंबर जल्दी बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, कालीबंगा तो नहीं है, बाकी आलमगीरपुर, हुलास और सनौली ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, आलमगीरपुर मेरठ है, हुलास जो है वो सहारनपुर में है, और सनौली जो है वो बागपत में। तीनों स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न को बताइए। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या कह रहा है कि कौन से सिंधु में अवस्थित है। मतलब सिंध जो पंजाब प्रांत का, जो सारी पाकिस्तान का जो सिंध है
आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो 4 राज्य हैं, पाकिस्तान हुआ, बलूचिस्तान, सॉरी पंजाब हुआ, बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ, तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोटडा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोटडा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। और जल्दी से बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और देखिए अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको कठिन मत मानिए। रीजन ये है कि क्या करिएगा, अब आयोग भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। पहले जो कट ऑफ, जो पहले तो बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चंस हो जाते थे, लेकिन अब उस तरीके की रिपीटेशन नहीं है, और साथ ही साथ वो नए क्वेश्चन भी बना रहा है। तो आपको भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा धार देनी है और थोड़ा गहराई में जाके पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंधु प्रांत में, और सुरकोटडा जो है वो गुजरात का स्थल है। तो सुरकोटडा तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये इंडिया में है, और पाकिस्तान में जो है वो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में तो है, लेकिन कहाँ है वो पंजाब प्रांत में है, वो सिंध प्रांत में नहीं है। सिंध प्रांत में कौन है, तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कूट का उपयोग करके सत्य कथन का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त दक्षिणतम स्थल दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना और बताना कि कथन 1 सही है कि कथन 2 सही है कि दोनों सही है कि कोई नहीं सही है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताइए और कमेंट करते रहिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त दक्षिणतम स्थल दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। और इसमें देखिए जो लोग इसका उत्तर ए बता रहे हैं वो एकदम सही है, और इसकी व्याख्या देखिए कि दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, एकदम सही है, और जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित है। स्टेटमेंट में भी यही पूछा गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का प्राप्त दक्षिणतम स्थल दैमाबाद है, ये भी सही है, और जो महाराष्ट्र में है, लेकिन वो गोदावरी नदी के तट पर नहीं है। और देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछ के आपको गलत करवाएगा। यहाँ क्या है, प्रवरा नदी के तट पर है। तो इसका ध्यान रखना है कि नदी तट पे, चूंकि नदी घाटी सभ्यता भी थी, तो नदियों का तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो और जो भी महत्वपूर्ण स्थल है किसी न किसी नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो आपको नदियों को भी ध्यान रखना है कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे हैं। तो देखिए आपका थोड़ी सी चूक हो गई, तो आपका ये उत्तर जो है प्रश्न गलत हो गया कि इसमें जो है प्रवरा होगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जल्दी से आप लोग बताइए, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जल्दी बताइए। कनिंघम, जेम्स प्रिंसप, L.A. बैडले, जॉन मार्शल। और ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास कौन किया था। ये तो सभी का सही होना चाहिए। जल्दी से बताएं आप लोग, उत्तर बताएं। देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो इसमें जो इसका उत्तर लोग सी बता रहे हैं वो एकदम सही है, L.A. बैडले थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु घाटी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। देखिए प्रयास किया था, न कि पढ़ा था। और प्रश्न में अगर पढ़ा आ जाएगा तो आपका जो है वो उत्तर बदल जाएगा। तो इसमें भी ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो प्रयास जो है L.A. कि वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में कौन सबसे बड़ा है। चलिए जल्दी से बताइए कि कौन स्थल जो है वो सबसे बड़ा है।
राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। कौन सा जो है वो भारत का स्थल है जो सबसे बड़ा है? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए लगाया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा राखीगढ़ी। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से राखीगढ़ी नगर सबसे बड़ा है। देखिए भारत की बात कर रहा है, ना कि आप समझ रहे होंगे कि इसके कुछ स्थल जो है वो पाकिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ भारतीय स्थलों की बात हो रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से राखीगढ़ी जो हरियाणा में है वो सबसे बड़ा है। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले में है, यह विशालतम नगरों में दूसरा सबसे बड़ा नगर है। देखिए पहला तो पूछ लिया है, अब हो सकता है कि दूसरा पूछ ले, तो दूसरा कौन सा है? वो है धौलावीरा और ये सेकंड है, इसका ध्यान रखना है। और धौलावीरा को ही 3 भागों में बांटा गया है, किला, मध्य नगर और निचला नगर। मतलब जो धौलावीरा है इसके बारे में पूछा गया कि कौन सा जो है हड़प्पीय स्थल है जिसे 3 भागों में बांटा गया है, तो यही धौलावीरा है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न यहीं तक था, और अभी जाइएगा नहीं, इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। तो ये अभी ऑफर सीमित समय के लिए अभी 499 रुपए ही है, तो आप लोग इससे जितने जल्दी हो सके जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। और चूंकि लेट करेंगे तो आपका कोर्स भी पिछड़ता जाएगा, क्योंकि हमारा जो है वो टेस्ट 15 तारीख से ही शुरू हो गया है, तो ऑलरेडी आप 1-2 दिन लेट हो गए हैं। तो जितने जल्दी हो सके जुड़ जाइए, तो आप संस्थान के साथ कंटिन्यूटी में बने रहेंगे। और दूसरी चीज ये रहेगी कि अभी आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद फिर हमारा जो फी होगा वो 999 हो जाएगा। तो ये है। और चलिए थोड़ी सी और चीज देख लीजिए। हाँ ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इससे तो आप लोग इसलिए भी जुड़िए कि अगर आपको ये जो हमने पढ़ाया इसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हमारी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज भी चल रही है, और उसमें जो है यदि आप आंसर राइटिंग करेंगे PDF में बना के भेजेंगे तो हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। और ग्रुप में बच्चे कर भी रहे हैं, टेस्ट दे भी रहे हैं, तो वहां जुड़ने से आपको एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी मिलेगी देखने को। तो इससे तो जरूर जुड़िए। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।